हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं हमारे स्टूडेंट्स? तो चलिए, आज की हमारी क्लास प्रारंभ होने जा रही है। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? हाँ स्टूडेंट्स, क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन क्लास देखकर आपको लग रहा होगा कि हमको तो टेस्ट के लिए कहा गया था और ये क्लास कैसे है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पार्ट था पिछली क्लास में, ये आधा रह चुका था। याद है ना? आधा रह चुका था। तो इस पार्ट को हम पूरा कर लेते हैं। करें या नहीं करें? इस पार्ट को हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम कल टेस्ट हो जाएगा। ओके? यस नो? आपने तैयारी की, बहुत अच्छी बात है। आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी किया था कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे सभी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई नहीं किया था कि हम तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आधे स्टूडेंट का जवाब आया, आधों का नहीं आया। तो हमने सोचा क्यों ना क्लास में बात की जाए जहां आप सभी लोग होंगे। तो आज आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जनसंचार के माध्यम, हमारा जो पहला पार्ट है माध्यम और अभिव्यक्ति, जिसकी 3 क्लासें हमने पढ़ी थी, उसका कल टेस्ट होगा। ठीक है? तो क्या हम बचा हुआ पार्ट पूरा करें आज की क्लास में? हाँ विद्यार्थियों, कहाँ हैं हमारे बाकी के स्टूडेंट्स? आ जाइए जल्दी जल्दी से। हम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है, क्लास 11 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड, पथिक कविता हम पढ़ रहे थे, जिसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। काव्यखंड लेकिन जैसा आपको दिखाई दे रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर अवर चैनल, ये आपका अपना चैनल है, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और टेस्ट किस प्रकार से होगा, ये क्लास के अंत में आपको बताया जाएगा। उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। अतः पूरी क्लास को ज्वाइन करें, ध्यानपूर्वक सुने और कुछ नहीं समझ में आने पर प्रश्न करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास। ओके, आर यू रेडी? हाँ, हम 4 काव्यांश पढ़ चुके थे। यस नो? 4 काव्यांश पढ़ चुके थे। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया था कि मैडम हमको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए आज के हमारे जो 4 काव्यांश है वो भी हम पूर्ण करते हैं। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं किसके माध्यम से? पथिक के माध्यम से। कि पथिक क्या कहता है? देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पथिक है वह सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर प्रकृति के प्रति अनुरक्त हो जाता है, प्रकृति से प्रेम करता है। वह समुद्र के किनारे खड़ा होकर उसका अवलोकन करता है, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारता है। उसका मन करता है कि वह बादलों पर बैठकर विचरण करे, तो कभी उसका मन करता है कि समुद्र की जो लहरें हैं, उन लहरों पर बैठकर वह पूरे समुद्र का विचरण करे। ठीक है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाकी के शेष पद, इतना हम पढ़ चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, पति कहता है कि, अब रात्रि का चित्रण किया उन्होंने यहाँ पर, कि जब गंभीर तम, तम का अर्थ जानते हैं ना आप? तम का अर्थ होता है अंधकार, अर्धनिशा यानी आधी रात्रि। पति कहता है कि जब अंधकार अर्धरात्रि में समस्त संसार को अपने आगोश में ले लेता है। अर्धरात्रि को जब अंधकार समस्त संसार को अपने आगोश में ले लेता है और अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और आकाश रूपी छत पर जब तारे छिटक जाते हैं, अर्थात चमचमाते हुए आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। यस नो? देख पा रहे हैं ना? तो कवि कहते हैं कि जब अर्धरात्रि में घना अंधकार इस संसार को अपने आगोश में ले लेता है, अर्थात संसार निंद्रा की आगोश में चला जाता है, विश्राम करने चला जाता है, तब आकाश की छत पर तारे छिटकने लग जाते हैं। टिमटिमाते हुए तारे बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, और उस समय सस्मित सस्मित वदन से जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। जगत का स्वामी किसको कहा गया है? बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए।
कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि चंद्रमा की बात हो रही है? जगत का स्वामी सूर्य को कहते हैं, और रात्रि के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? सूर्योदय होता है। तो कवि कहते हैं कि संसार का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए, सस्मित वदन, मुस्कुराते हुए मुख से इस संसार का स्वामी मृदु गति से धीरे धीरे चलता हुआ आता है। अर्थात रात्रि के बाद में क्या होता है? सूर्योदय होता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर वह प्राकृतिक सौंदर्य के मधुर गीत गाता है, जो हर किसी के मन को आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात रात्रि के इस सुंदर मनोहारी दृश्य के बाद जगत का स्वामी आता है और सूर्योदय हो जाता है। इतना आप समझ चुके होंगे। कोई समस्या है आपको? देखिए, लेता है, देता है, आता है, गाता है, ता है, ता है, ता है, आ रहा है अंत में। कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। आकाश को क्या मान लिया है? छत मान लिया है। देखिए यहाँ पर, बताइए स्टूडेंट्स, रूपक अलंकार कहाँ पर है? बताएंगे आप? देखिए यहाँ पर, अंतरिक्ष की छत पर। देख पा रहे हैं? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इधर देखिए यहाँ पर, गगन गंगा के ग और ग वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या है? अनुप्रास अलंकार है। भाषा सहज सरल प्रवाह में खड़ी बोली है, और तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये काव्यांश पूर्ण होता है। चले हम आगे की ओर। हाँ स्टूडेंट्स, ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कितना मनोहारी दृश्य है। सूर्योदय होने वाला है, आकाश में चहकते हुए पक्षी उड़ रहे हैं। देख पा रहे हैं आप? कितना सुंदर दृश्य है। तो जितना सुंदर दृश्य है, उतनी ही सुंदरता से, उतना ही सुंदर ये पाठ है, उतने ही सुंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं, और उतनी ही सुंदरता से हम इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उड़ते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उड़ते हैं। देखिए पथिक क्या करता है? पथिक प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हुए प्रकृति के इस अप्रतिम मनोहारी मंत्र मुग्ध कर देने वाले सौंदर्य को देखते हुए पथिक कहता है कि उससे ही विमुग्ध हो। किससे? पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था ना, उससे ही, जो रात्रि के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हैं और संसार का स्वामी मृदु गति से चलता हुआ गगन गंगा के किनारे हो खड़ा होकर प्राकृतिक सौंदर्य की गीत गाता है और सूर्योदय होता है, उससे विमुग्ध होकर जो रात्रि के बाद सूर्योदय का उदय होता है, जगत के स्वामी के इस मधुर गीत को सुनकर, समझ में आ रहा है? उससे ही विमुग्ध होकर, देखिए ऊपर की ओर, देख पा रहे हैं आप? उससे ही विमुग्ध होकर, यानी इस संसार के स्वामी के मधुर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण गुणगान करने वाले गीत को सुनकर विमुग्ध हो नभ चंद्र में विहस देता है। आकर्षित होकर, उस मधुर गीत पर विमुग्ध होकर, आकर्षित होकर आकाश में चंद्रमा हंस देता है। अर्थात आकाश में चंद्रमा की उज्जवल किरणें, आकाश में चमकता हुआ सुंदर सा चंद्रमा, उसकी उज्जवल किरणें मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। चंद्र हंस देता है कौन सा अलंकार है? बताइए जरा एक बार, हम आगे पढ़ते हैं, आप बताइए कमेंट्स करके। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और जगत के स्वामी के इस मधुर गुण गीत को सुनकर वृक्ष भी अपने पत्तों और पुष्पों से, विविध विविध प्रकार के पुष्प होते हैं, विविध प्रकार के पत्ते होते हैं, और विविध प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, वह अपने पुष्पों और पत्तों से अपने शरीर को सजा लेते हैं। जैसे हमारा शरीर होता है, वृक्षों का भी तो शरीर होता है। आप बताइए, यदि एक पेड़ के ऊपर, देखो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसमें इसमें जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, देखिए उसके पत्ते पत्ते आपको दिख रहे हैं। हमारे विद्यालय में बहुत सारे वृक्ष है, लेकिन यदि किसी वृक्ष के पत्ते पुष्प ना हो तो वो ठूंठ दिखाई देता है, नीरस सा बेजान सा ठूंठ। उसको देखकर कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जब वही वृक्ष पत्तों और पुष्पों से लद जाता है तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उड़ते हैं, और पक्षी तो इतने प्रसन्न होते हैं, जगत के स्वामी के आगमन पर पक्षी इतने प्रसन्न होते हैं कि वे तो अपनी प्रसन्नता को अपने अंदर समाहित ही नहीं कर पाते हैं। उनकी प्रसन्नता इतनी असीम होती है कि वे उस प्राकृतिक
मनोहारी सौंदर्य पर, जगत के स्वामी के इस मनोहर दृश्य और गीत को सुनकर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि चहकने लग जाते हैं। अर्थात आप देखते हो ना, सूर्योदय होता है तो पक्षियों की कितनी चहचहाट होती है, और कभी कभी हम लेट उठते हैं ना, हमारी नींद नहीं खुलती है, तो पक्षियों की चहचहाट सुनकर हम कहते हैं अरे इतना दिन हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला। अर्थात कवि कहते हैं कि जगत के स्वामी के उस मधुर गीत को सुनकर उसके आगमन पर पक्षी इतने प्रसन्न होते हैं कि वे अपनी प्रसन्नता को अपने अंदर समेट ही नहीं पाते हैं, और मुग्ध होकर क्या करने लगते हैं, चहकने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, गुणगान करने लगते हैं प्रकृति का। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उड़ते हैं। और फूल क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फूल जो होते हैं वे क्या करते हैं, सुख की सांस लेकर, किसकी, सुख की सांस लेकर, अर्थात जो वन उपवन में खिले हुए पुष्प हैं उनके अंदर से सुगंधित वायु प्रवाहित होती है, तो सानंद, वह आनंद की अनुभूति कराती है। अर्थात जो है फूल भी जगत के स्वामी के मधुर गीत को सुनकर आनंद पूर्वक महकने लग जाते हैं, खिल उठते हैं। देखिए पुष्प और ये सब कब खिलते हैं, जब सूर्योदय होता है तभी तो खिलते हैं। रात को कुछ सिमटे सिमटे वैसे लगता है, लेकिन सूर्योदय होते हैं तो आपने देखा है कि अलसाए हुए पौधे और अलसे हुए जो पुष्प होते हैं ना, वो भी सुबह सुबह कैसे होते हैं, बिल्कुल आराम से खिलते हुए, मुस्कुराते हुए, लहलाते हुए खड़े हो जाते हैं। तो कवि ने मान लिया है कि जगत के स्वामी के आगमन पर फूल भी सुख की सांस लेकर आनंद के साथ महकने लगते हैं। तो मैंने आपको पूछा प्रश्न, आपने दिया उसका उत्तर, ठीक है। सभी स्टूडेंट उत्तर देने की कोशिश किया करो। मैंने क्या पूछा था कि इसमें कौन सा अलंकार है, चंद्र विहस देता है, चंद्र विहस देता है मानवीकरण अलंकार है, पुष्पों से तन को सज लेते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरे इसमें काव्यांश में मानवीकरण का सुंदर सौंदर्य है। बहुत ही सुंदर सरल भाषा में प्राकृतिक प्रकृति के मनोहारी सौंदर्य का चित्रण हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आ गया, चले आगे की ओर हम। ओके, देखिए आगे जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या हो रही है बताइए जरा, बताइए। ये जो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, क्या हो रही है जल्दी से बताइए। पेड़ पौधों के अंदर से दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यस नो। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेघ आ गया, वर्षा हो रही है। और आजकल तो वैसे भी वर्षा ऋतु का मौसम है या नहीं है। कितने स्टूडेंट्स को वर्षा ऋतु अच्छी लगती है, फेवरेट ऋतु कौन सी है आपकी, बताइए जरा स्टूडेंट्स, आपकी फेवरेट ऋतु कौन सी है। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। तो चले हम आगे की ओर, चलो हम आगे पढ़ते हैं। चलिए शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले वन का अर्थ आप जानते हैं, उपवन बगीचे आप जानते हैं, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, गिरी पर्वत, सानु, सानु का अर्थ है समतल भूमि, कुंज उपवन, मेघ का अर्थ है वर्षा बादल आप जानते हैं, आत्म प्रलय, आत्म प्रलय, आत्मा में प्रलय आना, आत्मा में प्रलय कब आती है स्टूडेंट, जैसे प्रलय आती है, अर्थात मन के अंदर भावनाओं का ज्वार उठना, मन के अंदर भावनाओं का प्रबल आवेग आना, ठीक है, मन के अंदर तीव्र भावनाओं का प्रकट होना। नयन का अर्थ आप जानते हैं, नयन नीर, नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है। फिर आगे देखिए लहर, तट यानी किनारा, तृण, तृण का अर्थ जानते हैं घास फूस, तरु वृक्ष, गिरी का भी बताया आपको, जलद यानी बादल। अब देखिए कवि क्या कहते हैं कि जब वर्षा होती है, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कवि कहते हैं कि जब वन में उपवन में पर्वतों पर समतल भूमि पर कुंजों में मेघ बरस पड़ते हैं, वर्षा होने लगती है। जब वह वर्षा होती है तो चारों ओर प्रकृति का दृश्य इतना मनोहारी हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है, इतना मन को आकर्षित करने वाला होता है कि उस दृश्य को देखकर मेरे मन में आत्म प्रलय होती है,
पथिक के हृदय में भावनाओं का एक ज्वार उठता है, भावनाओं का एक प्रबल आवेग प्रवाहित होता है कि उसकी आंखों से इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मंत्र मुग्ध कर देने वाले, अभिभूत कर देने वाले प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पथिक की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। कभी हम दुखी होते हैं तो भी हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं तो भी हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। अब पथिक क्या कहता है, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्यारी, हे प्रियतमा, हे प्रिया, पढ़ो। क्या पढ़े? प्रकृति की जो कहानी है, इस प्रकृति की जो खूबसूरत, अप्रतिम, मनोहारी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी है, वो कहां कहां लिखी हुई है। देखिए, पहले कवि कहां पर था? लहरें, समुद्र की लहरें, समुद्र का किनारा, पेड़ पौधे, पर्वत, आकाश, किरणें, बादल, इन सभी के ऊपर प्रकृति की खूबसूरत कहानी लिखी हुई है, क्योंकि ये सभी कवि के मन को आकर्षित करने वाले हैं। इनको देखकर, प्रकृति के इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले सौंदर्य को देखकर, इस अलौकिक सौंदर्य को देखकर, इस नैसर्गिक स्वरूप को देखकर कवि जो है संसार से विरक्त हो जाता है। ये बात हमने पढ़ी थी। तो देखिए, कवि पथिक कहता है कि पढ़ो हे प्रिया, इन लहरों पर, समुद्र के किनारों पर, घास फूस पर, पेड़ पौधों पर, पर्वतों पर, आकाश पर, किरणों पर और बादल पर जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रकृति के सौंदर्य की अनुपम कहानी लिखी हुई है, अलौकिक दिव्य नैसर्गिक कहानी लिखी हुई है, जो विश्व को विमोहनहारी, जो विश्व को मोहित करने वाली है, जो समस्त विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। हे प्रिय, उस कहानी को पढ़ो। वह कहानी कितनी मधुर है, प्रकृति की, संसार की इस मोह माया से, इस विषय वासनाओं से कितनी सुंदर कहानी है इस प्राकृतिक सौंदर्य की। अतः हे प्रियतमा, तुम इस कहानी को पढ़ो। समझ में आ रहा है? बताइए, देखिए कौन सा अलंकार है? नयन नीर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ओके। विश्व में मोहनहारी में भी अलंकार है। कौन सा अलंकार है आप जानते हैं? क्या स्टूडेंट्स इतना समझ चुके हैं? हमारा पाठ बहुत सरल है, ये पाठ बहुत सरल है, बहुत सुंदर है, दिल को छू जाने वाला है, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्या हम चले आगे की ओर? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले हम आगे की ओर। तो देखिए, जैसा कि अगली स्लाइड आप देख पा रहे हैं, कितना सुंदर चित्र है आपके सामने एक प्रकृति के सौंदर्य का, जो हर किसी के मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है, आकर्षित कर देने वाला होता है। देखिए, पथिक क्या कह रहा है? पथिक यहाँ पर ये कह रहे हैं, कैसी मधुर मनोहर, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। कौन सी प्रेम कहानी? एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रकृति की प्रेम कहानी कैसी है, तो मधुर है, मनोहर है, उज्जवल है। तो पथिक कहता है कि प्रकृति के सौंदर्य की कहानी बहुत ही मधुर है, मन को हरने वाली है और उज्जवल है। पथिक, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि सांसारिक मोह माया से विरक्त हो चुका है और उसका असीम लगाव प्रकृति के साथ हो चुका है। तो पथिक क्या कहता है कि प्रकृति के सौंदर्य की कहानी बहुत ही अद्भुत है, मनोहर है, उज्जवल है, मन को हरने वाली है। जी में, जी का अर्थ होता है हृदय, जी का अर्थ क्या होता है? हृदय। अब देखिए, जैसे मैंने आपको रसखान में बताया था ना कि रसखान भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो कहते हैं कि मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, यदि मैं पक्षियों के रूप में जन्म लूं तो मैं कदम की डाल पर विचरण करूं, लकुटी और कामरिया मुझे मिले। मतलब वो येन केन प्रकारेण हर तरीके से भगवान कृष्ण का सानिध्य, उनकी लीला भूमि का सानिध्य चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस कविता में जो पथिक है, कवि ने पथिक के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं, वे भी प्रकृति का ही सानिध्य चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा मन करता है, जी करता है, हृदय में है, मेरा मन करता है अक्षर बनूं इसके। ये जो प्रकृति की उज्जवल प्रेम कहानी लिखी जाने वाली है, इसके अक्षर मैं बनूं विश्व की बानी, और ये संपूर्ण विश्व इस उज्जवल प्रेम कहानी को मेरे मुख से सुने। किसके मुख से? मेरे मुख से सुने। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि प्रकृति की सुंदर कहानी को सबको बताने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। बताइए, कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं ना, और कोई बहुत
अलग बात होती है तो हम दौड़े दौड़े भाई बहन में से कोई भी क्या कहता, नहीं नहीं तुम मत बताना मम्मी पापा को, मैं बताऊंगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कवि भी बहुत खुश है पथिक, और वो कहता है कि ये प्रेम कहानी मैं संसार को बताना चाहता हूँ। फिर देखिए आगे, प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो प्रेम है, वो कैसा है, स्थिर है, पवित्र है, आनंद प्रभावित करने वाला है और सदा शांति और सुख देने वाला है, स्थिर है। देखो स्टूडेंट्स, माता पिता से प्रेम होता है, भाई बहन से होता है, पत्नी में होता है, दोस्तों दोस्तों से होता है, पति पत्नी में होता है, लेकिन वो मनुष्य हैं, उनके मन में कभी ना कभी किसी बात को लेकर कोई स्वार्थ आ ही सकता है, कोई ना कोई स्वार्थ रहता ही है। लेकिन प्रकृति का जो प्रेम है, और उसमें अस्थिरता भी आ जाती है, लेकिन जो प्रकृति का प्रेम होता है वो सदैव स्थिर रहता है। प्रकृति निस्वार्थ भाव से सबसे समान रूप से प्रेम करती है। तो प्रकृति का प्रेम कैसा होता है, बिल्कुल स्थिर होता है और पवित्र होता है, उसके अंदर तामसिकता का जरा भी समावेश नहीं होता है। ठीक है, आनंद को प्रवाहित करने वाला है, प्रकृति को देखकर आनंद और सुकून की अनुभूति होती है, सदा शांति और सुख देने वाला होता है। आहा प्रेम का राज्य, कवि कहते हैं अब उनका जो मन है पूर्ण रूप से प्रकृति में तल्लीन हो जाता है, बहुत ही, जिसको हम कह देते हैं तादात्म्य में स्थापित हो जाता है, वो खो जाते हैं एक प्रकार से प्रकृति में। तो कहते हैं आहा ये प्रेम का राज्य, प्रकृति के प्रेम का राज्य कितना सुंदर है, अद्भुत है, अनुपम है, और इस प्रकृति से सुंदर इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, किसी प्रकार का प्रेम नहीं है। यदि संसार में कोई अतिशय सुंदर है, सबसे सुंदर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रकृति है, और प्रकृति का प्रेम ही स्थिर है, आनंद को प्रवाहित करने वाला है, सुख और शांति देने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे काव्यांश पूर्ण हो चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मधुर और मैं की आवृत्ति है तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, छह का अनुप्रास है, इधर बानी कहानी अंत्यानुप्रास अलंकार भी है, यस नो, है ना। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक में आप प्रश्न देखिएगा, मैं यहाँ पर प्रश्न की स्लाइड नहीं लाई, सिर्फ 3-4 प्रश्न है, बिल्कुल सामान्य से प्रश्न है। एक प्रश्न है, शायद आप देखिए आपकी किताब खोल के, पहला प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है। तो ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि पथिक बादलों पर बैठकर आकाश की सैर करना चाहता है, तो कभी लहरों पर बैठकर समुद्र में विचरण करना चाहता है। उसमें जो दूसरा प्रश्न है कि सूर्य का चित्रण करने के लिए उसका बिंब, सूर्य के बिंब को किन किन रूपों में दर्शाया है, तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, सोना के मंदिर का जैसे कांत कंगूरा हो, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो जैसे सोने की सड़क निर्मित कर दी हो, ये कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा दो आशय स्पष्ट करके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें यही आपके सामने जो आपने व्याख्या पढ़ी अभी, ये पंक्तियां दी हुई है और उससे संबंधित उसका अर्थ पूछा है, जो आप पहले से कर चुके हैं। ठीक है, एक प्रश्न उसमें दिया है कि आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ये बात मैंने आपको पाठ जब प्रारंभ किया था पिछली कक्षा में तभी बता दी थी कि आज मनुष्य पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति और अंधानुकरण में इतना अंधा हो चुका है कि वह प्रकृति को भूलता जा रहा है, प्रकृति से वह दूर चला जाता जा रहा है, उसका अनुचित दोहन कर रहा है, जिसके दुष्परिणाम भी आज हमें भोगने को मिल रहे हैं। प्रकृति का दोहन करने से आज अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी कितनी ही आपदाएं आती है, और एक नई बीमारी हमारे सामने है कोविड-19, जिसका भयंकर दुष्परिणाम सभी लोग भुगत रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो कविता है ये हमारे मन में प्रकृति के प्रति प्रेम और प्रकृति का संरक्षण करने की भावना जागृत करती है। तो हमें कहीं ना कहीं, मैंने बताया था, जितना हमें हो सके हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति का संरक्षण करने का तात्पर्य सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से ही नहीं होता है, पेड़ पौधे भी लगाइए, पानी पिलाइए, अनावश्यक जल का दोहन ना करना, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम प्रकृति के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जैसे आपकी क्लास पूर्ण होती है आपको बता दिया जाएगा कि कल टेस्ट किस प्रकार से होगा, तो आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कल का टेस्ट कैसा होगा। किस चैप्टर का टेस्ट है, जनसंचार के माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का हमारा जो पहला पार्ट है, जिसकी 3 कक्षाएं हो चुकी है। एक बार फिर से कक्षाओं को पढ़ लेना, आप रिवाइज कर लेना आज। ठीक है, टेस्ट कल होने वाला था लेकिन मैंने सोचा हमारा पार्ट आधा रह गया है बीच में, पहले इसको पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद में टेस्ट लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास में जब आपका टेस्ट होगा आप क्या करेंगे, एक कॉपी पहले से ही खोल कर बैठ जाएंगे। ये आपको अभी इसीलिए बता रही हूँ कि आप पहले तैयारी रखें, कॉपी पेज आपके पास जो भी उपलब्ध है आप खोल के बैठें,
आपके हाथ में पेन होना चाहिए। आपसे 20 या 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि पहले ही आपकी कॉपी में, हम क्लास में टेस्ट लेते हैं ना, जैसे बोर्ड आपको दिख रहा है, दिख रहा है, एक सेकंड, एक मिनट स्टूडेंट्स, मेरा मार्कर कहाँ चला गया? मुझे मार्कर नहीं मिल रहा है। देखिए, जैसे बोर्ड है वैसे आपकी कॉपी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या डाल देंगे? क्वेश्चन के क्रमांक डाल देंगे और इधर खाली जगह छोड़ देंगे। पहला प्रश्न है, उसका यदि आंसर ए है तो सामने ए लिखेंगे, दूसरे का बी है तो बी लिख देंगे, तीसरे का डी है तो डी, चौथे का सी है तो सी। समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन के क्रमांक आप पहले से डाल कर रखेंगे ताकि आप जल्दी से क्या लिख दें? आंसर। क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय होगा। आपके क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, उसमें से राइट ऑप्शन का आपको चयन करना है। साथ में आपको यहाँ तो लिखना ही है, दूसरा काम क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को ओपन करके रखेंगे। जैसे आप मुझे करते हैं ना, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप उस कमेंट को ओपन करके रखेंगे और फिर क्या करेंगे? फिर पहला क्वेश्चन मैंने जैसे ही बोला आपको आंसर आ रहा है कि इसका आंसर डी है, तो आप वहां डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ओनली डी, ठीक है। क्या 1 2 3 4 है तो जो आंसर होगा वो लिख देंगे। फिर कोमा लगा दिया, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी आ रहा है तो आप उसका सी लिख देंगे, अगले का ए या बी आ रहा है तो ए या बी लिख देंगे। समझ में आ गया? सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी जो लिखना है ऐसे क्रम से 20 तक लिख देंगे। जैसे ही क्लास पूर्ण होती है आप मुझे सेंड कर देंगे, तो आप सब के क्वेश्चन के आंसर मेरे सामने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी क्लास यहीं पूर्ण होती है। आपको समझ में आ गया होगा टेस्ट किस प्रकार से होगा। आप तैयार रहें, प्रिपेयर रहें, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करके आए। और कोई भी स्टूडेंट्स दूसरे के कमेंट्स को देखकर आंसर नहीं लिखेगा, वरना उसका तो गलत होगा, साथ में आपका भी गलत हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे मेरे स्टूडेंट को मैंने 10th में पढ़ाया, बहुत ही टैलेंटेड है, उनको किसी का देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, आपका दिन जो है मंगलमय हो, बहुत अच्छा निकले, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर मिलते हैं हम। आज की हमारी क्लास छोटी है क्योंकि पार्ट इतना ही है, तो पूर्ण होती है। ओके, बाय।